राजस्थान बोर्ड की प्रमाणित पुस्तक कक्षा 6 का सार हम पढ़ रहे हैं। इसी सिलसिले में चलते हुए हम 6 चैप्टर कर चुके हैं। अब हम इसके बचे हुए चैप्टर इस क्लास में पूरे कर लेंगे। इस संपूर्ण एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित होगी क्लास। 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। कक्षा 6 का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और 90 मिनट में पूरी किताब करवाई जा रही है। इतना सटीक और सरल सिलेबस और गहराई से कोई भी नहीं करवा सकता, इसलिए इस क्लास को ध्यान से देखिए। अपन 6 चैप्टर तक पहुँच चुके हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप तक पढ़ लिया है। अब अपन इस क्लास में जल संसाधन एवं संरक्षण, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं कौन कौन सी हैं, लोक संस्कृति एवं कला के बारे में जानेंगे। देखते हैं, चैप्टर निकालते हैं। चैप्टर नंबर ये सब पढ़ा दिए हैं आपको, पहले 2 वीडियो में पढ़ा दिए हैं। 3 चैप्टर में ये पूरी किताब पूरी करवा दी जाएगी। ये सब पढ़ा दिए हैं। अच्छे से वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को बताना। ये सभी एग्जामों, राजस्थान के जो सभी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। देखते हैं कौन सा चैप्टर है। 7वां चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे अपन, जल संसाधन। अध्याय नंबर 7, जल संसाधन एवं संरक्षण। जल संसाधन कैसे हैं और संरक्षण किस प्रकार किया जाता है जल का। जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई व उद्योग आदि कार्य में किया जाता है। जल के समस्त सोर्स जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में कौन कौन है? झीलें हैं, नदियाँ और उन पर बने हुए बांध व नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप आदि हैं। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अफवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अफवाह तंत्र क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ऐसी नदियाँ, ऐसी धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी भी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अफवाह तंत्र या अफवाह प्रणाली कहा जाता है। क्या होती है अफवाह प्रणाली? कि धरातलीय जो बनावट होती है और भूगर्भिक संरचना के आधार पर कोई भी नदी है और उसकी सहायक नदियाँ, उनके बेसिन क्षेत्र द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। 2 अफवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती हैं, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। 2 अफवाह क्षेत्र हैं, उनके मध्य की जो उच्च भूमि होती है जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर देती हैं, उस रेखा को क्या कहा जाता है? जल विभाजक रेखा। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, इसमें पश्चिमी भाग अलग कर देती है और पूर्वी भाग को अलग कर देती हैं। ऐसी छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी भी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? जो वे छोटी छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, वो सहायक नदियाँ कहलाती हैं। अफवाह तंत्र समझ में आ गया। जल विभाजक रेखा क्या होती है वो समझ में आ गया। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला क्या है? जल विभाजक रेखा। राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध व पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। जो अरावली पर्वतमाला से पूर्वी भाग में जो बहने वाली नदियां हैं, जैसे बनास है, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होती हैं और ये कहाँ पर मिल जाती हैं? यमुना में। तथा यमुना नदी गंगा में एवं अंत में गंगा नदी का जल किसमें मिल जाता है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अतः इस नदियों को क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहा जाता है। अरब सागर का अफवाह तंत्र, अरावली पर्वत के पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास, कौन कौन सी? माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। आंतरिक अफवाह तंत्र में वही नदियाँ आती हैं जो किसी भी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में विलुप्त हो जाए या किसी भी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अफवाह तंत्र वाली नदियाँ कहते हैं। याद रखना है, राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियाँ आंतरिक अफवाह तंत्र के उदाहरण हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बड़ी बड़ी नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि कक्षा 6 में जब ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं लेकिन बड़ी बड़ी नदियाँ दे रखी हैं। तो चंबल नदी के बारे में, इसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लगभग 1051 किलोमीटर
इसकी लंबाई है। राजस्थान में ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती हैं। कहाँ पर जाती हैं? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती हैं। इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। बनास नदी के बारे में पढ़ते हैं। बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती हैं। ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट चंबल नदी में मिल जाती हैं। यह कौन सी नदी है? एक मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी कौन सी? बनास नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास नदी। इसकी लगभग लंबाई कितनी होती है? 480 किलोमीटर। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे स्थित हैं। टोंक व सवाई माधोपुर जो नगर हैं वो बनास नदी के किनारे पर स्थित हैं। बनास की प्रमुख सहायक नदियों में मेनाल, कोठारी, बेरच और खाड़ी आदि हैं। लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। कौन कौन सी? सरस्वती व सागरमती जो नामक दो धाराएं हैं उनके मिलने से इस नदी का उद्गम होता है लूनी नदी का। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, झालोर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। अब ये नदी बालोतरा में भी बहुत बहती हैं और बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल कैसा होता है? मीठा होता है। एवं इसके बाद क्या हो जाता है? खारा। पहले तो ये मीठा जल होती है बाड़मेर जिले के बालोतरा तक, बाद में इसमें का जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी हैं? जोजड़ी, बांडी, जवाय, मीठड़ी, सूगड़ी, सागी, गुहिया आदि हैं। माही नदी कहाँ पर है? बागड़ प्रदेश के क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सोम और झाकम। सोम, माही, झाकम में एक बेनेश्वर धाम मिलता है। बाणगंगा नदी इस नदी का उद्गम जयपुर जिले, वर्तमान में कहाँ पर है? कोटपुतली, बहरौर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। इस नदी का उद्गम कोटपुतली, बहरौर जिले में विराटनगर की पहाड़ियों से होता है। विराटनगर बैराट की पहाड़ियों से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? नम भूमि, आर्द्र भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा, ढूंढित नदी भी कहा जाता है। घग्गर नदी इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ में और श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी भी माना जाता है। आगे देखते हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र नदियाँ दे रखी हैं राजस्थान का मानचित्र में। देख कहाँ कहाँ कौन सी नदी हैं? सूकड़ी नदी, बांडी नदी, सागी नदी, खारी नदी, जवाई नदी, ये लूनी की सहायक नदियाँ हैं। ये लूनी बेसिन क्षेत्र कहलाता है। बनास नदी पश्चिमी बनास क्षेत्र, सिरोही के आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी बनास नदी बहती है। जयसमंद झील कहाँ पर है? तो उदयपुर में, अफसलोमर में। माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में निकलती हैं। बनास नदी खारी नदी बनास की सहायक नदी है। चंबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। मोरेल नदी बनास की सहायक नदी है। बाणगंगा नदी, साहिबी नदी, कांतली नदी गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है। सांबर झील जयपुर में स्थित है, जब 5 नदियाँ आकर मिलती हैं। ये देख लेना, याद होनी चाहिए, नक्शे से अच्छे से याद होती हैं। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो अब नदी घाटी परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि,
बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा है? तो नदी घाटी परियोजनाओं को। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बिसलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना आदि प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। चंबल परियोजना के बारे में अध्ययन करते हैं। यह परियोजना किन दो राज्यों के मध्य है? राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कितने बांध हैं? कुल 4 बांध हैं। इनमें से गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध एवं कोटा जिले में जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। राणा प्रताप सागर बांध ये रहा और माही बजाज सागर बांध माही नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना क्या है? बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। बिसलपुर परियोजना राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर में अजमेर एवं टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति होती है। जयपुर, अजमेर, टोंक मुख्यतः इन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? तो ये किस किस राज्य के मध्य में है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। गुजरात पर नर्मदा नदी में किया गया है। किसका? सरदार सरोवर परियोजना। यह गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य 4 राज्य मिल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व जालोर जिलों में सिंचाई सुविधा एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। कौन कौन से जिले? बाड़मेर और जालोर जिले में। इनके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में कौन सी परियोजना? जवाई नदी पर जवाई परियोजना। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना। कमला अम्बा परियोजना किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। जवाई परियोजना कहाँ पर है? जवाई नदी पर पाली जिले में। उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। राजस्थान में प्रमुख जिले एवं जल संचयन किस प्रकार? जिलों के माध्यम से राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत ही कमी है, इसके चलते हुए राजस्थान में प्रमुख जिले एवं जल संचयन किया जाता है। राजस्थान में प्राचीन रूप से भी जल संचयन के साधन हैं। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में, अब पढ़ते हैं, राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं हैं, बावड़ी हैं, जोहड़ हैं, टांके हैं, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने, उस समय के जो राजा महाराज थे, ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसके उदाहरण वर्तमान में भी कई जिलों में देखे जा सकते हैं। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु 14वीं से 19वीं सदी तक उदयपुर में जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया एवं यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर झील, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जिले हैं। इनका नाम आपने भी नहीं सुना होगा। इसमें पिछोला झील का नाम सुन रखा होगा, फतेह सागर पढ़ रखी होगी आपने, स्वरूप सागर पढ़ रखी। लेकिन इसके अलावा जो उदय सागर झील है, गोवर्धन सागर झील है, स्वरूप सागर है, जना सागर झील है, रंग सागर झील है, ये सब कहाँ पर हैं? उदयपुर जिले में स्थित हैं। आदि जिलों का समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया गया। इसलिए वर्षा ऋतु में जल एक के बाद इस वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी जिलों के कारण ही उदयपुर को जिलों का नगर कहा जाता है। इन सभी जिलों के कारण ही उदयपुर को क्या कहा जाता है? जिलों का नगर कहा जाता है। जयसमंद झील मेवाड़ के महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित की गई है। जयसिंह झील का निर्माण किसने करवाया? जयसमंद झील का मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने। कब करवाया? सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। तो विश्व पर मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो जयसमंद झील है। किसके द्वारा निर्माण किया गया? महाराणा जयसिंह द्वारा 1687 से 1691 ईस्वी में गोमती नदी को रोककर। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है।
पुष्कर झील कहाँ पर है? तो अजमेर में है। धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर कहाँ है? अजमेर में, भी एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील, नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही के माउंट आबू में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? तो माउंट आबू में स्थित नक्की झील। राजसमंद जिले में राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है। इसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? नौचौकी का पाल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में कौन सी? बालसमंद झील। बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। कायलाना, उमेद सागर झील, उमेद सागर, कायलाना और बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में है। जैसलमेर में कौन कौन सी हैं? तो गडीसर, गडीसर झील, गडीसर झील कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। डूंगरपुर में कौन सी है? गैपसागर झील, गैपसागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कोलाई झील कहाँ पर है? बीकानेर में। सिलीसैट झील कहाँ पर है? अलवर में। आदि कई अन्य झीलें भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन हैं। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांबर झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, बाड़मेर में पचबदरा है, नागौर में डिडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी आदि खारे पानी की झीलें हैं। तो खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं? सांबर झील जो जयपुर, अजमेर, नागौर में स्थित है, पचबदरा बाड़मेर में है। इसका जो सबसे अच्छा नमक क्वालिटी का NaCl 98% पाया जाता है वो पचबदरा बाड़मेर वाली झील में पाया जाता है। बालोतरा में आ गई वर्तमान में। तो ये नागौर में डिडवाना झील, डिडवाना अभी डिडवाना कुचामन जिले में आ चुकी हैं। ये भी इसमें सबसे कटिया प्रकार का नमक पाया जाता है। बीकानेर में लूणकरण झील, लूणकरणसर झील, जैसलमेर में पोखरण झील, जोधपुर में फलोदी आदि खारे पानी की झीलें हैं। जबकि पोखरण तो झील जैसलमेर में है, लेकिन पोखरण हवेली कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानचित्र है, इसको ध्यान से हर चीज़ पढ़ते हैं इसकी। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन ये बहुत कक्षा 6 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही यही है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो किसी को नहीं आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। एक एक बात इसमें इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखते हैं। मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा उदयपुर जिले में निर्मित जिले नदी संगम जिलों का मानचित्र है ये। उदयपुर शहर में कौन कौन से स्थान हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से नदियां हैं, वो इसमें दर्शाए गए हैं। तो नंबर 1 काला सागर, यहाँ पर काला मगरा दिख रहा है। काला मगरा क्षेत्र कहाँ पर है? तो उदयपुर में स्थित है। ये नाम याद कर लोगे तो अभी आपका क्वेश्चन राइट होने की पूरी प्रबल संभावना है, क्योंकि नाम ही पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि और नाम हमको पता नहीं रहते कौन से जिले में स्थित है। जैसे आहड़ नदी, ऊपर से कौन सी नदी निकल रही है? आहड़ नदी चिकलवास बांध। चिकलवास बांध किस पे बनाए गए हैं? आहड़वदी। और लखावली तालाब भी इसी पर बना हुआ है। लखावली तालाब महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा निर्मित नदी संगम नहर, यह नहर बनी हुई है। महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा निर्मित नदी संगम नहर है। टाटला मगरा उदयपुर में स्थित है। चिकलवास बांध आहड़ नदी पर है। लखावली तालाब किसमें है? तो उदयपुर में आहड़ जिले में स्थित है। आहड़ नदी में स्थित है। मकड़ेरा मगरा, टाटला मगरा, काला मगरा किसमें है? तो उदयपुर में है। जनासागर झील, जिसको बड़ी तालाब झील भी कहा जाता है। टीकलिया मगरा भी कहाँ पर है? उदयपुर में। पड़वा पहाड़ियाँ उदयपुर में। नीमच माता पहाड़ी कहाँ पर है? तो उदयपुर में स्थित है। ये चिकलवास फीडर इस पे हैं। हाथी धारा नदी, थोरिया मगरा, मोरवानी नदी किस पर है? उदयपुर में। बासंद्रा मगरा, सज्जनगढ़, जनासागर झील, पड़वा पहाड़ी फतेह सागर झील में आकर ये गिरती हैं। मोती मगरी झील फतेह सागर के पास में स्थित है। गुमानिया का नाला जो आहड़ नदी को और फतेह सागर झील को आपस में जोड़ता है। अम्बागढ़ व रंगसागर झील, स्वरूप सागर झील से गुमानिया नाला निकला गया है जो आहड़ नदी को जोड़ता है। कुम्हारिया तालाब उदयपुर में स्थित है। अमरकुंड झील, पिचौली झील, राणाओं की मगरी कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। दूध तलाई, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी पटवारी में, पिचौला झील में स्थित है। सिसारमा नदी, अमरजोग नदी और कोटरा नदी के मिलने से ही सिसारमा नदी का निर्माण होता है, जो पिचौला झील में आकर गिरती है। माचला मगरा, बांकी मगरा, गोवर्धन सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। नेला तालाब भी उदयपुर में स्थित है। रुंडेला तालाब उदयपुर में स्थित है। सतोलिया नाला उदयपुर में स्थित है।
ये देख लेना नक्शा अच्छे से। गोवर्धन सागर, पिछोला, पिछोला दूधलाई में, पिछोला अमरकुंड, पिछोला में कुम्हारिया तालाब, कुम्हारिया तालाब रंग सागर, अमरकुंड रंग सागर, रंग सागर स्वरूप सागर, स्वरूप सागर फतेह सागर में जोड़ता है। जिलों को जोड़ने वाला सेतु है। बेदला तालाब भी यहाँ पर ही स्थित है। रूप सागर झील भी उदयपुर में स्थित है। हो गया, इसको अच्छे से देखना, ये नक्शा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा दिया वैसे जितना हो सके तो। जल संरक्षण, जल संरक्षण पद्धतियाँ कौन कौन सी है? जल संरक्षण, जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल का संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित हैं। रूफटॉप जल संचयन विधि में क्या किया जाता है? तो घर की छत पर गिरे वर्षा के जल के घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टांका, खड्डीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। इन तकनीकों को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे जल संरक्षण किया जा सके। शब्दावली देख लेते हैं, वैसे आ जाएगी आपको। क्या होती है शब्दावली में? भूगर्भिक भूमि के अंदर का भाग, अफवाह नदी के जल का बहना या प्रवाह। टांका क्या होते हैं? पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं-नुमा संरचना। खडीन क्या होती हैं? पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। खडीन क्या होते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। जोहड़ क्या होते हैं? वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना। वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना। संरक्षण क्या होते हैं? सुरक्षित रखना या रखरखाव। चैप्टर हो गया है, ये क्वेश्चन कर लेना, आ जाएंगे आपको। अब पढ़ते हैं अपन आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के अंदर चले गए अपन। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, ये अपन हम कृषि अर्थव्यवस्था में चले गए हैं। अर्थव्यवस्था में किस प्रकार राजस्थान की अर्थव्यवस्था फलती फूलती है, किस प्रकार राजस्थान में खनिज के भंडार हैं, किस प्रकार कृषि के साधन हैं, उद्योग धंधे लगाए गए हैं, पढ़ते हैं। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, यह क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक संसाधन, जलवायु व आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। कौन कौन से कार्य खनन करते हैं? पशुपालन है, कृषि है। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। राजस्थान में कृषि, राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। कितना? 60%। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर ही निर्भर है। अतः राजस्थान की कृषि को किसे क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। रबी की फसल, रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है, मतलब अक्टूबर नवंबर में। गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। इसमें गेहूँ है, जौ है, चावल है, चना, सरसों, मुख्यतः ये फसलें हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत है। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं व शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है, मतलब जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इसमें मुख्य फसलें ज्वार हैं, बाजरा है, मूंग है, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि हैं। जायद की फसलों में यह फसलें मार्च अप्रैल जून जुलाई तक ली जाती हैं। इस समय खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, मतीरा, तरबूज दिख रहा होगा, ये मतीरा कहते हैं हमारी तरफ।
राजस्थान में कृषि के पिछड़ने के क्या क्या कारण थे? तो राजस्थान में पिछड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन राजस्थान में कृषि के पिछड़े हुए कारण हैं प्राकृतिक कारण, जिसमें बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर व बंजर भूमि व मृदा अपरदन होना है। ये सभी प्राकृतिक कारण हैं जिनके कारण यहाँ पर कृषि क्षेत्र में राजस्थान पिछड़ा हुआ है। आर्थिक कारण, किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी। संगठनात्मक कारण क्या हो सकते हैं? भू स्वामित्व की समस्या और नीतिगत कमजोरियां, या सरकार की कमजोरियां, नीतिगत कमजोरियां, भू स्वामित्व समस्या, ये सभी राजस्थान में कृषि के पिछड़ने के मुख्य कारण हैं। राजस्थान में कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो कृषि की विशेषताएं पढ़ते हैं। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। ग्वार तो 90.36% राजस्थान में होती है, बाजरा 46% के आसपास, सरसों भी 46% के 44% के आसपास। इसके अलावा मोटा अनाज राजस्थान में प्रमुख रूप से उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान में भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, लेकिन चना में वर्तमान में तीसरा स्थान है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। राज्य में श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से? श्रीगंगानगर, इसलिए क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें इंदिरा गांधी नहर बहती है, उसके करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। सिर्फ 35% पछली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान में 35% पछली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। कुएं व ट्यूबवेल से कितने परसेंट सिंचित क्षेत्र होता है? 66%। और पछली क्षेत्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध कितनी है? 35% पर ही उपलब्ध है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है, तो तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत ही कम है। राजस्थान में पशुपालन पढ़ते हैं। राजस्थान में पशुपालन, राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित हैं, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 10 पॉइंट कुछ परसेंट वर्त, इसमें किताब में 11.27% पशुधन पाया जाता है, लेकिन जो 20वां जो पशुगणना आई थी उसमें लगभग 10% के आसपास थी। मरुस्थलीय पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। राजस्थान के पालतू पशु, राजस्थान में कौन कौन से पालतू पशु पाए जाते हैं? तो राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊँट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊँट, बकरियां व भेड़ पालन बहुतायत में पाए जाते हैं। ऊँट तो राजस्थान में सर्वाधिक 84% राजस्थान में पाए जाते हैं। 20 मिलियन बकरियां राजस्थान में पाई जाती हैं। भेड़ लगभग 12.85% के आसपास राजस्थान में पाई जाती हैं। राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार ऊँट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। लगभग गाय व भैंस में 5.63 या 5.4 कुछ परसेंट की वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग की व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ऊँट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी कहाँ पर हुई? राजस्थान में। पशुपालन से क्या क्या लाभ हैं बनने को? पशुपालन से लाभ, पशुपालन से ग्रामीण लोगों को क्या मिलता है? रोजगार। पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी मिलता है, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों को भी निर्यात किया जाता है। पशुपालन में क्या क्या समस्याएं आती हैं? पशुपालन में समस्याएं, पशुपालन निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं। पशुपालकों के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु हैं, जिसके कारण ये सबसे बड़ी समस्या यही है। कमजोर व घटिया नस्ल के पशु होने से उनके व्यवसाय या रोजगार नहीं चल पाता है। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार के सूखे व अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। राजस्थान में खनन, राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है।
वर्तमान में 81 प्रकार की खनिज राजस्थान में है, लेकिन खुदाई 58 प्रकार की होती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। कहाँ पर पाया जाता है? जामर कोटरा, उदयपुर में। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर में राजस्थान का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्वेश्चन है, कर लेना, ये आ जाएंगे आप सभी को, ये मैंने पढ़ा दिए ढंग से। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं कौन कौन सी है? तो राजस्थान में जो सेवा क्षेत्र में जो राजस्थान का प्रगति कर रहा है, लगभग सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान है अर्थव्यवस्था में। तो सेवा क्षेत्र राजस्थान में किस प्रकार अपनी भूमिका निर्वहन कर रहा है, इस चैप्टर में इसका अध्ययन करते हैं। चैप्टर नंबर 9, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। किसी भी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती हैं। कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं? तो जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि। आम जन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप वर्णन इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। पढ़ते हैं शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए हैं सरकार द्वारा। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने में मुख्य माध्यम है। तो शिक्षा क्या है? व्यक्ति के जीवन में को आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने में मुख्य माध्यम है। और चारित्रिक एवं व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त भी कौन करती है? शिक्षा। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान है। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार प्रदान करता है, जो 2009 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया और 2011 में राजस्थान द्वारा लाया गया। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वही अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बताता है। विद्यालय में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, विविध प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास और भोजन एवं दूध वितरण की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन भी दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। साक्षरता। राजस्थान में बात करें तो साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 67.11% रही, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.19% है। महिला साक्षरता 52.12% है। सबसे ज़्यादा पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता का दर राजस्थान में ही है। इस गैप को हमें कम करना चाहिए, इसके लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत है। स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए? तो राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं।
क्या क्या, तो उप केंद्र कहाँ पर खोले गए हैं, तो 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1,000 की आबादी पर स्वास्थ्य उप केंद्र, 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। राजस्थान के कुल 33 जिले, वर्तमान कितने 41 जिले में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। स्वास्थ्य योजनाएं, राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है। इसमें आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, पद्माक्षी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थानी जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इसी प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण एवं कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही यह प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है। कौन, औषधि नियंत्रण संगठन। संचार एवं डाक सेवा में वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी युग का है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। संचार को सूचनाएं समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों और विचारों को आदान प्रदान करते हैं। इसमें टेलीफोन के माध्यम से, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन हैं। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है। सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत हैं, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य की तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है एवं सूचना तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों और सीमाओं को तय करता है। डाक सेवा, संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामग्री को आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। संदेशों, सूचनाओं, विविध सामग्री को भौतिक तथा वस्तुगत रूप से आदान प्रदान करने तथा एक दूसरे तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे तीन पारंपरिक साधन हैं। तीन पारंपरिक साधन कौन कौन से हैं, तो पोस्ट कार्ड है, अंतर्देशीय पत्र हैं, लिफाफे। सामान्य डाक सेवा रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाए जाते हैं। किसके माध्यम से, सामान्य डाक सेवा रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती हैं, बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना रही है, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कहाँ पर खुलवाया जाता है, तो डाक विभाग में। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। बैंक सेवाएं, बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करता है। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंकों में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक जरूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है एवं ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक व ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्यरत करते हैं। परिवहन सेवा, राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। राजस्थान में सड़क, रेल, वायु एवं तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। राज्य में कोई भी बंदरगाह नहीं है। राजस्थान में बंदरगाह नहीं है। सड़क परिवहन, राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम आरटीडीसी, राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ। 1 अक्टूबर 1964 में राजस्थान राज्य परिवहन निगम, ये बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में एवं न्यूनतम धौलपुर में है। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-15। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो 71B।
रेल परिवहन। रेल परिवहन माल परिवहन एवं यात्री परिवहन। रेल परिवहन माल परिवहन एवं यात्री परिवहन दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं। कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। एवं 5 मंडल हैं। राजस्थान में 5 मंडल और 2 रेलवे जोन है। कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। 5 मंडल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा है। 5 मंडल कौन से? जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। वायु परिवहन। वायु परिवहन। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। जयपुर का जो सांगानेर हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी, रातानाडा कहाँ पर है? जोधपुर में हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली थी। चैप्टर खत्म हो गया है। इसके क्वेश्चन आप कर लेना। क्वेश्चन बहुत सीधे हैं, आ जाएंगे सारे। मैंने चैप्टर ढंग से पढ़ा दिया है। अब पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का, इस किताब का सबसे इम्पोर्टेंट वो 8वां चैप्टर। 7वां चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जल संरक्षण वाला। और ये 10वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक संस्कृति एवं कला के बारे में इस चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे। क्या होती है लोक संस्कृति एवं कला, राजस्थान में किस प्रकार लोक संस्कृति एवं कला में लोग रंग में रहते हैं। राजस्थान के बारे में कहा जाता है तीज, त्योहार, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर। मतलब यहाँ पर तो 7 वार 9 त्योहार जैसी कहावतें प्रचलित हैं। इसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इस किताब में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। काव्य शुरू से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कहानियाँ होती हैं, बच्चों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो कहानियाँ दी होती हैं कि बच्चे और आसानी से समझ सके। पढ़ते हैं। काव्या नाम की एक लड़की हैं। काव्या दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। काव्या ने बताया कि उसे वहां अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला। उसने उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पीन, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी भी दी। प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम भी राजस्थान की संस्कृति व कला के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। हिंदू कितने? 88 पॉइंट कुछ हैं। मुस्लिम 7% के आसपास हैं। जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई इनका परसेंट 1% के आसपास है, 1% के लगभग हैं। तो दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया और डामोर जनजातियां हैं। कुल 12 आदिवासियों की जातियां हैं। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को 2 रूपों में जाना जाता है, पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां करती हैं। कौन कौन सी है पूर्वी राजस्थानी भाषा में? ढूंढाड़ी, जो जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अहिरवाटी, अहिर प्रदेश में बोली जाती हैं, जो कहाँ पर हैं? ये अलवर बहरौर के क्षेत्र के आसपास है। पश्चिमी राजस्थान भाषा की 4 बोलियां हैं प्रतिनिधि। मारवाड़ी हैं यहाँ पर, जो जोधपुर की साइड में बोली जाती है। मेवाड़ी हैं, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती हैं। वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती हैं। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं, तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे का खींच, कहीं मक्का की रोटी, तो कहीं केर की सांगरी। ये देख लो, घेवर राजस्थान के प्रसिद्ध हैं। दाल बाटी चूरमा राजस्थान का प्रसिद्ध हैं। ये चूरमा ये देख लो, ये खा लो आप यहाँ से। बाजरे की जैसी होती हैं। केर सांगरी, मक्का की रोटी। राजस्थान में खान पान की विविधताएं। वेशभूषा के बारे में पढ़ते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में वेशभूषा
अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती हैं। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली, रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती हैं। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता, कुर्ता पायजामा है। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत ही आकर्षक होती है। राजस्थानी पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान की जोधपुर की बंदेज पगड़ी प्रसिद्ध है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा को प्रभावित करती हैं। मनोरंजन के पारंपरिक साधन कौन कौन से हैं? तो मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुक्का छिपी खेल, आंख मिचौनी खेल, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल भी आदि खेलते थे। अंटियां करते हैं गाँव में। लट्टू चक्कर, मार दड़ी, घोड़ा दड़ी, आंख मिचौनी, लुक्का छिपी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, ये सभी बालकों के खेल हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चरभर, नरछारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और खटपुतली, जो उदयपुर का प्रसिद्ध है, के खेलते। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुर्रा तरंगी। तमाशा कहाँ का है? जयपुर का। गौरी कहाँ का है? मेवाड़ क्षेत्र का। हेला और ख्याल तुर्रा कलंगी टोंक में। रसदारी, रामलीला ये पूर्वी राजस्थान में। दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवाई आदि इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक विविधता। राजस्थान में सभी पर्व व त्योहार हर्ष व उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस। साथ ही यहाँ के गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व, मेले और गौरी, घेर, रम्मत ये लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। गणगौर, रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार ही गणगौर है। गणगौर कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव व पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से भी मनाया जाता है। तीज श्रावण के महीने में मनाए जाने वाले तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती हैं तो ये किसी उत्सव से कम नहीं होता। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं महिलाएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज और सातुड़ी तीज, जिसे बूढ़ी तीज के नाम से जाना जाता है, इस अवसर पर जो बूंदी जिले में मनाई जाती हैं। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती हैं, पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। यह त्यौहार प्राकृतिक और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। कौन सा त्यौहार? तो तीज। शीतलाष्टमी, होली के 8वें दिन, होली होती थी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बासोड़ा भोजन, मतलब एक दिन पहले ही भोजन बना दिया जाता है और फिर उसको अगले दिन खाया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की सील डूंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। कौन कौन से स्थान में? चाकसू की जो सील की डूंगरी है और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर, गांव, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। अक्षय तृतीया, जिसमें आखा तीज भी कहा जाता है, इस पर सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान में होते हैं। इस दिन को आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। गेहूं, बाजरा, तिल, जौ की आदि की पूजा किस त्यौहार में की जाती है? तो अक्षय तृतीया में। इस दिन गेहूं व बाजरे का खींच भी बनाया जाता है। गेहूं और बाजरे का क्या बनाया जाता है? खींच बनाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? पुष्कर मेला, अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर
भव्य मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायंकाल यहाँ दीपदान भी होता है। कैला देवी का मेला सवाई माधोपुर में कैला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है, जिसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। लक्की मेला कहाँ प्रसिद्ध है? कैला देवी के मेले को लक्की मेला कहा जाता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है सवाई माधोपुर के में कैला माता के मंदिर में। वर्तमान में करौली में बढ़ता है कैला देवी। तो यहाँ पर गलत लिख दिया है, कैला माता का मंदिर, कैला देवी का मंदिर तो करौली में बढ़ता है, याद रखना है। यहाँ पर सवाई माधोपुर ने जाने क्यों दिया है। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। महावीर जी का मेला, महावीर जी का मेला कहाँ पर मिलता है? सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है। यहाँ जहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण तृतीया तक 5 दिन तक यहाँ 24वें जैन दिन तक कर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमाएं, लाल रंग की भव्य प्रतिमाएं किनकी? महावीर स्वामी जी, जैन तीर्थंकर हैं महावीर जी स्वामी का मेला लगता है। कोटा दशहरा मेला, राजस्थान में कोटा के महाराव दुदनशाल सिंह के शासनकाल में 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर किस में? दुर्जनशाल सिंह किसमें? कब? 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियां, दरीखाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला हुआ था। तो आकर्षक किसने बनाया? महाराव उमेद सिंह द्वितीय ने। और किस में शुरुआत हुआ? दुर्जनशाल सिंह के समय में शुरुआत हुआ 1729 से 1756 ईस्वी में। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव में विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। हरियाली महोत्सव मेला, हरियाली महोत्सव मेला उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत किसके समय में हुई? महाराणा फतेह सिंह के समय में। कब की? 1899 ईस्वी में। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1899 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो उदयपुर में बढ़ता है। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित होता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। सावन की शुरुआत के तौर पर किस मेले को मनाया जाता है? तो हरियाली अमावस्या को। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उसके मिलने वाली खुशियों का संचार करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर बढ़ता है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से कहाँ पर आए? भारत में। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख, इस्लामिक जो कैलेंडर है उसमें रजब माह की जो 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। बेनेश्वर मेला, ये राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाकम और सोम नदियों के संगम स्थल पर यह मेला पड़ता है। बेनेश्वर मेला, बेनेश्वर मेला किस नदियों के संगम पर मिलता है? माही, जाकम और सोम नदियों के संगम पर। माघ पूर्णिमा के दिन यह मनाया जाता है। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। किसमें? बेनेश्वर मेले में। करणी माता का मेला, करणी माता मेला कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में देशनोक में करणी माता मंदिर में मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी मतलब इष्ट देवी है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। काले और सफेद चूहे कहाँ पर अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं? तो करणी माता मंदिर में। करणी जिसे काबा कहा जाता है, वहाँ कुछ चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। खाटू श्याम जी का मेला, सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला आयोजित किया जाता है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी का मंदिर प्रमुख प्रसिद्ध स्थल है। अब बढ़ते हैं बाबा रामदेव जी मेला जो जैसलमेर में बढ़ता है। जैसलमेर जिले में पोकरण कस्बे के रुणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं जिनमें सभी वर्गों व धर्मों के लोग की आस्था है, इसलिए इनके सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता भी कहा जाता है। गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट का उर्स खबर बढ़ता है। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार ए फखरी के नाम से भी जाना जाता है। मजार ए फखरी किसे जाना जाता है? तो फखरुद्दीन मौला की मजार, फखरुद्दीन को जाना जाता है।
डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार ए फकरी के नाम से भी जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। दाऊदी बोहरा समाज का आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? गलियाकोट डूंगरपुर। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। अन्य मेलों में देखते हैं। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीर्ण माता मेला, रेवासा सीकर में स्थित है जीर्ण माता मंदिर, अलवर का भरथरी मेला, अब अलवर में भरथरी का मेला, जयपुर का डीकी कल्याण जी का मेला, परबतसर में तेजाजी का मेला, बाड़मेर में भोगा जी का प्रसिद्ध मेला है। राजस्थान में प्रत्येक नगर, कस्बे, गांव में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन होता है। प्रमुख लोक देवता एवं संत। प्रमुख लोक देवताओं एवं संत के बारे में अध्ययन करते हैं। समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता व संत के रूप में पूजनीय है। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता हैं। कौन से? नंबर 1 गोगाजी। गोगाजी बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में पंचपीर, 5 पीरों में गोगाजी शामिल थे। राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख है रामदेव जी, पाबू जी, मेहाजी, हड़बू जी, गोगाजी। गोगाजी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या मनाया जाता है? गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। तेजाजी महाराज की जय बुला दो एक बार। तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेले आयोजित होते हैं। तेजाजी की गाथा और गीत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पाबूजी राठौड़ों के ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। फट चित्रण में पाबूजी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। कोलमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख अवतारी पुरुष हैं। इनका जन्म उडुकाश्मेर बाड़मेर में हुआ था। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी इनको रामसा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इन सबके अतिरिक्त मल्लीनाथ जी का पशु मेला चैत्र माह में पड़ता है। देवनारायण जी पशु मेला, देवनारायण जी की जयंती, भरभू जी मेला आदि भी राजस्थान की प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? कुड़की ग्राम मेड़ता में। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैवध्य का दुख झेलना पड़ा। विधवा का दुख झेलना पड़ा। वे संसार से विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर लिया। सरल व सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही हैं, जो उनके पदों में झलकती हैं। दादू दयाल जी जयपुर में हैं। दादू दयाल जी के जन्म को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की थी। अकबर से भेंट कब की थी? 1585 ईस्वी में। कहाँ पर की? फतेहपुर सीकरी में की थी दादू दयाल जी ने। फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे और 1603 ईस्वी में नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दिया। जाम्बोजी महाराज विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर गांव में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ? पीपासर नागौर में। कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण जी के जन्मदिन के दिन 1508 में। जाम्बोजी महाराज विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए विष्णोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत हैं, जो अनुकरणीय है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। संत जसनाथ जी का जन्म कदरासर बीकानेर में हुआ। इन्हें गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। सरदानाथ जी कौन थे? तो राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में संत सरदानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलग जगाई। तो जन जन में शिक्षा की अलग जगाने वाले कौन से लोक देवता हैं? तो कौन से संत हैं? तो सरदानाथ जी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के हैं। ये स्वयं शिक्षित न होते हुए जन जन में शिक्षा की अलग जगाई। इन्होंने अपरिग्रह, समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की थी। तो अपरिग्रह, समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा किसने प्रदान की? सरदानाथ जी ने।
सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, अतः यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। काष्ठकला, हस्तकला के बारे में पढ़ते हैं अपन। काष्ठकला, काष्ठकला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं जो बनाई जाती हैं उसे काष्ठकला कहा जाता है। राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला का प्रधान केंद्र कौन सा गांव है? बस्सी गांव, बस्सी तहसील चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई चपाई के ठप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना, डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए, जेठाना जो गांव है डूंगरपुर का, वो लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी और बीकानेर के फर्नीचर के लिए जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़, जहाँ पर लकड़ी के बेवाण, कावड़ और रंगाई छपाई के ठप्पे तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। तो लकड़ी से जो निर्मित खिलौने एवं कठपुतलियाँ हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो उदयपुर जिले की। जेठाना गांव डूंगरपुर में क्या किया जाता है? लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। मूर्तिकला, राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर मूर्तियाँ एवं पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। टेराकोटा, टेराकोटा पद्धति क्या होती है? इसमें क्या किया जाता है? मिट्टी से मूर्तियाँ तथा विभिन्न सजावटी उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। मिट्टी से मूर्तियाँ तथा विभिन्न सजावटी उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मौलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। वैसे टेराकोटा का क्षेत्र कौन सा प्रसिद्ध है? मौलेला गाँव नाथद्वारा में स्थित है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन पर किए गए नीले रंग के अंकन को क्या होते हैं? ब्लू पोट्री। तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उनके सफेद बर्तन, उन पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। सुनहरी पोट्री अलवर की भी प्रसिद्ध है। इसके द्वारा डिजाइनर कप प्लेट, अन्य बर्तन और खिलौने व सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। लाख का काम, लाखे के काम कहाँ पर किए जाते हैं? लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर, किसको? चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर, चपड़ी वो होती है उस लाख को चपड़ी कहते हैं। चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी से विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती हैं। सजावट के लिए कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। और उसमें सजावट के लिए क्या लगाए जाते हैं? कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इनके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध हैं। लाख का काम कहाँ पर सर्वाधिक होता है? जयपुर जिले में। आभूषण, जड़ाऊ गहनों के लिए कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर विख्यात हैं। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम कहाँ पर होता है? जयपुर में। तो मूल्यवान जैसे डायमंड है, हीरा है, जवाहरात हैं, आभूषणों का जो तराशने का कार्य कहाँ पर होता है? तो जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है। तो कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। इससे ऊपर सफ़ेद मिट्टी के बर्तनों पर सफ़ेद ब्लू पोट्री वाली नीले रंग का अंकन किया जाता था। और कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है। जिसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की जनजातियाँ पीतल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात हैं। पीतल और चांदी के आभूषण के लिए कौन सी जनजातियाँ प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की जनजातियाँ। कपड़े पर छपाई, राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी, तिल्ली का तेल और गोबर और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है और सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबोया जाता है। फिर लकड़ी के छापों, ब्लॉक्स से उन पर छपाई की जाती है। और छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। अब सिंथेटिक अप्राकृतिक रंग का भी उपयोग होता है, लेकिन कपड़ों की छपाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कहाँ की कपड़े की छपाई की जाती है? तो बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। इनमें कौन कौन सी चीज़ें काम ली जाती हैं? तो गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण, और इसके अलावा हरड़ का घोल।
कारी एवं घोटाकारी हस्तकला। राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कशीदाकारी भी की जाती है। कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कसीदों में मुख्यतः कौन से चित्र उकेरे जाते हैं? पशुओं के चित्र। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। काट कर कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आरा तारी का काम भी राजस्थान में की विशेषता है। गोटे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? किनारी, आरा तारी। आरा तारी तो सिरोही की प्रसिद्ध है। इस प्रकार हमने जाना है कि देश की राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए राजस्थान की संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएं, यहाँ के पारंपरिक पर्व, त्योहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षक एवं मनमोहक है, इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और ये किताब समाप्त होती है। आगे अपन कक्षा 7 की किताब पढ़ेंगे। इसी प्रकार पढ़ते रहें, देखते रहें। क्लास को शेयर करें, दोस्तों को बताएं। अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें। ये सभी एग्जामों की, राजस्थान में होने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कि कोई संदेह नहीं है कि इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी के लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। ये क्लास अगर आपने पढ़ ली तो आपने ये मानो मन को संतुष्टि मिल जाती है कि हमने वो किताब पढ़ी है जिनसे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। हम मार्केट से बहुत सारी किताब लेकर आते हैं लेकिन उनसे मैटर नहीं मिलता है एग्जाम में, फिर हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। इसी वजह से ये श्रृंखला शुरू की गई है। आप पढ़ते रहें और वीडियो दोस्तों को शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आगे वीडियो इसी प्रकार डालता रहूं। ठीक, धन्यवाद।